वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपके फिजिक्स का थर्ड चैप्टर कंटिन्यू करने जा रहे हैं। आई होप आपको सेकंड चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, कहीं पे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर किसी भी स्टूडेंट को किसी भी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम है तो पर्सनली मेरे से कांटेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3 ग्रेविटेशन। अब हम लोग जानते हैं बच्चों कि हम लोगों के दिमाग में अक्सर बहुत सारे क्वेश्चन चलते रहते हैं, जैसे कि जितने भी प्लैनेट्स हैं आखिर वो सन के चारों तरफ रिवॉल्व क्यों करते हैं, है ना। जो सैटेलाइट्स होते हैं वो किसी भी प्लैनेट के चारों तरफ रिवॉल्व क्यों करते हैं। इसके अलावा कोई भी चीज़ जब हाइट से गिराई जाती है तो वो हमेशा नीचे की तरफ क्यों गिरती है। इन सारे क्वेश्चंस का जो आंसर है वो हमें इस चैप्टर में मिलेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव इस चैप्टर का क्या है। ठीक है, इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो बच्चों अरिस्टोटल का टाइम था। ठीक है, अरिस्टोटल के टाइम पे अरिस्टोटल का ये मानना था कि अगर हाइट से किसी भी ऑब्जेक्ट को गिराया जाए तो वो अर्थ की तरफ गिरता है। ठीक है, अगर किसी भी हाइट से किसी ऑब्जेक्ट को रिलीज कर दिया जाए तो हमेशा वो कहाँ गिरेगा, अर्थ की तरफ गिरता है। अब उन्होंने इसके पीछे कोई थ्योरी नहीं दी, उन्होंने ये बताया कि भाई नेचुरल फेनामेना है ये, इसके पीछे कोई बहुत बड़ी थ्योरी नहीं है। टाइम बीतता गया, एक से एक साइंटिस्ट लोग आए, लेकिन एरिस्टोटल ने जब ये बात कह दी तो लोगों ने उतना तवज्जो इस टॉपिक को नहीं दिया। सबने मान लिया कि हाँ भाई ये नेचुरल फेनामेना है और किसी भी चीज को एक हाइट से रिलीज करोगे तो वो हमेशा जमीन की तरफ गिरेगा। अच्छा, फिर कौन आए, फिर आए न्यूटन बाबा। ठीक है, फिर आए सर आइजैक न्यूटन। सर आइजैक न्यूटन से पहले एक साइंटिस्ट, जैसा कि मैंने बताया कि एरिस्टोटल के टाइम पे ये मान्यता थी, उसके बीच में बहुत सारे साइंटिस्ट लोग आए, तो एक साइंटिस्ट आए थे गैलीलियो उसी दौरान। ठीक, तो गैलीलियो ने ये कहा कि अगर किसी भी चीज को एक हाइट से रिलीज करोगे तो हमेशा किधर जाएगा, अर्थ की तरफ ही गिरेगा। एरिस्टोटल की ये थ्योरी, ठीक है, सर आइजैक न्यूटन ने पकड़ ली। अब हम लोगों को पता है कि जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो क्या करते हैं, किसी कही बात को समझते हैं, है ना। जैसे किसी बुद्धिमान आदमी ने कोई बात कही तो उस बात को बहुत ही अच्छे से समझते हैं। लेकिन जो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि वो कही हुई बात को तो समझते ही हैं, साथ में उससे रिलेटेड और भी बहुत सारी चीज़ें समझते हैं। तो हमारे जो सर आइजैक न्यूटन थे उनका एक बहुत ही ग्रेट माइंड था। उन्होंने जब ये बात सुनी तो इस टॉपिक को उन्होंने सोचा चलो आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, इस चीज़ पे उन्होंने रिसर्च करना स्टार्ट किया तो उनको बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर मिला। ठीक है, जैसा कि उन्होंने ये बताया रिसर्च करके कि भैया किसी भी ऑब्जेक्ट को जब एक हाइट से रिलीज करोगे तो वो एक फोर्स के थ्रू अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होता है। इसके अलावा वो यहीं पे नहीं रुके, बल्कि उन्होंने और क्या बताया, उन्होंने ये बताया कि सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स हैं, प्लैनेट्स के जितने भी सैटेलाइट हैं, ठीक है, सोलर सिस्टम में उसी फोर्स की वजह से टिके हुए हैं। ये सारी चीज़ें उन्होंने बता दी। अच्छा, इतना बताने के बाद वो शांत हो गए, उन्होंने आगे अपनी थ्योरी नहीं बढ़ाई। फिर लगभग एक साइंटिस्ट हुआ करते थे टाइको ब्राहे, ठीक है, ये नाम था उनका। उन्होंने लगभग 20 सालों तक प्लानिटरी मोशन के बारे में अध्ययन किया, रिसर्च किया। उस टाइम पे टेलीस्कोप वगैरह तो होते नहीं थे, है ना। तो उनके पास जो भी इक्विपमेंट अवेलेबल था उसके थ्रू उनको लगभग 20 साल लग गए प्लानिटरी मोशन के बारे में रिसर्च करते हुए। अब 20 सालों के बाद वो लगभग बुढ़े हो चुके रहे होंगे। ठीक है, तो उन्होंने अपने एक शिष्य को बुलाया और कहा कि ये मेरे 20 सालों की मेहनत है। ठीक है, मैंने कुछ डेटा कलेक्ट किया हुआ है प्लानिटरी मोशन से रिलेटेड। इस डेटा को आपको क्या करना है, पब्लिश करवाना है। इतना कह के हैंड ओवर किया सारा डेटा। फिर 2-4 दिन में वो चल बसे। उनके जो शिष्य थे उनका नाम था गैलीलियो। क्या नाम था, गैलीलियो नाम था। तो गैलीलियो जब उस डेटा को एनालाइज कर रहे थे, ठीक है,
एनालाइज करने के बाद गैलीलियो नहीं नाम था उनका, नाम था केपलर। ठीक है, क्या नाम था? केपलर। जो टाइको ब्रहे के शिष्य थे उनका नाम क्या था? केपलर। गैलीलियो गलती से निकल गया। ठीक है, तो जो केपलर थे वो उस डेटा को एनालाइज कर रहे थे, है ना। एनालाइज करने के बाद उन्होंने प्लानिटरी मोशन से रिलेटेड 3 लॉज दिए। क्या दिए? 3 लॉज दिए प्लानिटरी मोशन से रिलेटेड। वो लॉज कौन कौन से हैं भाई? केपलर का फर्स्ट रूल, फर्स्ट लॉ, केपलर का सेकेंड लॉ और केपलर का थर्ड लॉ। इसके नाम से उन लॉज को जाना गया। अब केपलर का फर्स्ट लॉ क्या है वो देख लेते हैं बच्चों। केपलर्स फर्स्ट लॉ ये क्या है? इसमें उन्होंने ये कहा कि ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन द इलेप्टिकल ऑर्बिट। ऑल द प्लैनेट्स revolve around the sun in elliptical orbit. Elliptical orbit. इसके अलावा एक लाइन और उन्होंने ऐड की, सन इज at one of the foci of ellipse ये उनका पहला लॉ कहलाया, केपलर का फर्स्ट लॉ। उन्होंने क्या कहा कि सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट हैं, सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट हैं वो क्या करते हैं, सन के चारों तरफ एक इलिप्टिकल पाथ में मूव करते हैं। क्या करते हैं? एक इलिप्टिकल पाथ में मूव करते हैं। जब तक इन्होंने ये थ्योरी नहीं दी हुई थी तब तक लोगों की ये मान्यता थी कि जो अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ सारे के सारे प्लैनेट मूव करते हैं और ऑर्बिट कैसा है? सर्कुलर ऑर्बिट है। ठीक है, जो ऑर्बिट है, ठीक है, सोलर सिस्टम के, वो कैसे हैं? सर्कुलर हैं। लोग पहले ये मानते थे, जब केपलर ने अपना फर्स्ट लॉ दिया तो उसके बाद से हमें ये पता चला कि नहीं, सारे के सारे प्लैनेट्स जो हैं वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में क्या करते हैं? रिवॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने फर्स्ट लॉ में स्टेट किया हुआ है, ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट। अब इलिप्टिकल ऑर्बिट क्या होता है भाई? देख लो यहाँ पे इस तरह का पाथ होता है, उसी को उन्होंने क्या कहा? इलिप्टिकल ऑर्बिट कहा। ठीक है, अब हम लोगों को पता है कि जब कोई सर्कल होता है या सर्कुलर पाथ होता है तो उसका सेंटर एक होता है ना। उसका सेंटर कितना होता है? एक होता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये फोसी है। क्या है? फोसी है। अच्छा, यहाँ पे सर्कुलर की तो बात हो नहीं रही है, यहाँ पे बात किसकी हो रही है? यहाँ पे बात हो रही है इलिप्टिकल ऑर्बिट की। तो बच्चों ये याद रखिए, जब भी इलिप्टिकल ऑर्बिट की बात होगी तो हमेशा कितने फोसी होंगे? 2 फोसी होंगे, एक ये और एक ये, F1 एंड F2। ठीक है, तो केपलर ने ये बताया कि जैसा कि हम लोग समझते हैं कि अर्थ के चारों तरफ प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं, वैसा नहीं है। ठीक है, सारे के सारे प्लैनेट जो हैं वो सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, किस पाथ में? इलिप्टिकल पाथ में। और सन जो है उस इलिप्टिकल पाथ के 2 फोसी में से किसी एक फोसी पे पाया जाता है। देखिए यहाँ पे एक फोसी तो ये है, चाहे सन की सिचुएशन यहाँ पे होगी, सिचुएशन नहीं एक्चुअली पोजीशन, लोकेशन। ठीक है, चाहे सन की पोजीशन या लोकेशन यहाँ पे होगी या फिर यहाँ पे होगी, मतलब दोनों फोसी में से किसी भी एक फोसी पे सन सिचुएटेड होगा। तो आई होप आपको केपलर का फर्स्ट लॉ समझ में आ गया। फिर से सुनिएगा एक बारी, ऑल द प्लैनेट्स अराउंड द सन रिवॉल्व इन elliptical orbit, sun is at one of the foci of ellipse। ठीक है, अब आगे देखिए भाई,
सेकंड इन्होंने क्या कहा भैया, सेकंड जो लॉ था इनका, उसमें इन्होंने क्या कहा, सेकंड लॉ, सेकेंड लॉ में इन्होंने ये स्टेट किया कि अगर कोई प्लैनेट है, ठीक है, और वो क्या कर रहा है, इलिप्टिकल पाथ पे, क्या कर रहा है, इलिप्टिकल पाथ पे ऐसे मोशन कर रहा है, तो क्या होगा भैया, स्टेटमेंट देख लीजिए जरा, द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड द सन, द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट and the sun sweeps equal area, sweeps equal area, sweeps equal area in equal interval of time, interval of time, ये उनका सेकेंड लॉ है, ठीक है, इसको क्या बोला गया, सेकेंड लॉ बोला गया केपलर का। इसमें इन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया, द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, ठीक है, कोई प्लैनेट क्या करता है, इक्वल एरिया स्वीप करता है, कब भैया, जब वो इलिप्टिकल ऑर्बिट पे क्या कर रहा होगा, मोशन कर रहा होगा, ठीक है, मान लेते हैं एक पोजी ये है, दूसरा ये है, सन यहाँ पे है, ठीक है, सन की सिचुएशन कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो अकॉर्डिंग टू केपलर सेकेंड लॉ मान लेते हैं कोई प्लैनेट है जो कि यहाँ पे सिचुएटेड है, तो ये लाइन अगर सन से हम ज्वाइन कर लें, ठीक, अब ये प्लैनेट रुका तो रहेगा नहीं, इलिप्टिकल ऑर्बिट में क्या करेगा, मूव करता रहेगा, मान लेते हैं यहाँ पे ये पी प्लैनेट था, यहाँ से ऐसे 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 चलता हुआ कहाँ पहुँच गया, यहाँ पे पहुँच गया, इसकी पोजीशन ये हो गई P2, ठीक है, प्लैनेट P1 पोजीशन से चलता हुआ कहाँ पे पहुँच गया, P2 पोजीशन पे पहुँच गया। अब प्लैनेट और सन की पोजीशन को मैंने एक लाइन के थ्रू ज्वाइन कर लिया, इस वाले को भी मैं एक लाइन के थ्रू ज्वाइन कर दूँ, तो ये क्या बन जा रहा है, एक एरिया मिल जा रहा है हमें, क्या मिल जा रहा है, एरिया मिल जा रहा है ना, बोल रहे ये जो एरिया है, मान लेते हैं A1 एरिया ये स्विप कर रहा है किसमें, T1 टाइम में, ठीक, T1 टाइम में ये क्या कर रहा है, A1 एरिया स्विप कर रहा है। अब ये प्लैनेट चलता हुआ चलता हुआ चलता हुआ मान लेते हैं यहाँ पे पहुँच गया, कहाँ पे पहुँच गया, P3 पोजीशन पे पहुँच गया, और थोड़ी देर बाद ये पहुँच गया कहाँ पे, P4 पोजीशन पे, कहाँ पे पहुँच गया, P4 पोजीशन पे, तो प्लैनेट और सन को हम ज्वाइन करते हैं एक लाइन के थ्रू, तो हमने ये ज्वाइन कर लिया, ठीक है, अब ये भी एक एरिया हमें मिल गया, तो केपलर के लॉ के अकॉर्डिंग क्या बोल रहे हैं, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, मतलब P1 से P2 में, P1 पोजीशन से P2 पोजीशन तक पहुंचने में अगर उसको T1 समय लगा है तो उतने ही समय में, ठीक है, T1 समय में भी P3 से P4 पहुंचने में वो इक्वल एरिया स्वीप करेगा, क्या करेगा, इक्वल एरिया, किसके इक्वल भैया, ये P1S P2 का जो एरिया है, P1S और P2 जितना एरिया है वो बराबर होगा किसके, P3S P4 के, अगर टाइम इंटरवल यहाँ पे जितना है उतना ही यहाँ पे हो तो। ये था सेकेंड लॉ ऑफ केपलर। आई होप आपको समझ में आ गई होंगी चीजें, ठीक है। केपलर के सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग बच्चों उन्होंने क्या बताया कि अगर इस एरिया की बात करें P1S P2 वो बराबर होगा P3S P4, मतलब ये जो एरिया है इस वाले एरिया के बराबर होगा कब, अगर टाइम इंटरवल क्या है, सेम है, जो टाइम P1 से P2 में जाने में लगा है अगर उतना ही टाइम P3 से P4 जाने में लगे, ठीक है, या फिर उतना ही टाइम लिया जाए तो वो प्लैनेट क्या होगा, P3 पोजीशन से P4 में चला जाएगा। और अगर एरिया की बात करें तो एरिया दोनों का क्या होगा, इक्वल होगा। इसका और मतलब समझिएगा,
जैसा कि हम देख रहे हैं बच्चों कि सन की जो पोजीशन है वो कहाँ पे है, दोनों फोसी में से किसी एक फोसी पे रहेगा। मान लेते हैं यार ये फोसी है, ठीक है, मान लेते हैं ये फोसी है। अभी प्लैनेट की जो लोकेशन है, जो पोजीशन है सन से, वो आपको दूर नहीं दिख रही है, दिख रही होगी। अभी क्या हुआ, और दूर हो गई, है ना। लेकिन जब प्लैनेट यहाँ पे आया तो देखिए डिस्टेंस काफी कम हो गई है। तो इसका मतलब ये है कि जब डिस्टेंस कम हो गई है तो ये जो पाथ है उतने ही समय में, मान लेते हैं यहाँ पे 5 मिनट में, कितने मिनट में, T1 की मैं वैल्यू पुट कर दे रहा हूँ, मान लेता हूँ 5 मिनट में ये प्लैनेट यहाँ से यहाँ पे आ गया। एग्जाम्पल के तौर पे समझिएगा, 5 मिनट में ये प्लैनेट कहाँ पे आ गया, यहाँ से यहाँ पे आ गया, ठीक। अगर वो P3 पोजीशन से 5 मिनट ही चले, कितना चले, 5 मिनट ही चले, तो कहाँ पे पहुंच जाएगा, P4 पे पहुंच जाएगा। क्यों भैया, क्योंकि यहाँ पे उसको ज्यादा डिस्टेंस कवर करनी पड़ रही है, यहाँ पे क्या है, कम डिस्टेंस हो रही है ना। तो वही चीज बोली जा रही है कि अगर टाइम इंटरवल क्या हो, इक्वल हो, तो ये जितना एरिया होगा P1S P2 उतना ही एरिया होगा P3S P4, ठीक है। ये केपलर का सेकेंड लॉ था। स्टेटमेंट क्या था, द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड द सन, देखिए द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको ये चीज समझ में नहीं आई होगी। तो बच्चों हम लोग घड़ी होती है ना हम लोगों के घर में, है ना, घड़ी, हम लोग घड़ी के थ्रू समझते हैं कि आखिर ये कहना क्या चाह रहे हैं। अब ये पाथ कैसा है, इलिप्टिकल, लेकिन हमारी जो घड़ी होती है वो कैसा, उसका कैसा पाथ होता है, उसका पाथ होता है सर्कुलर। तो हम पाथ पे नहीं जाएंगे, हम सिर्फ और सिर्फ इस लाइन के बारे में समझेंगे। मान लेते हैं ये घड़ी का क्या है, सेंटर है, ठीक, और ये मिनट हैंड है, क्या है, मिनट हैंड। मिनट हैंड जब चलेगी, ठीक है, तो उसके अंडर में इतना एरिया आ गया। मान लेते हैं इस पोजीशन पे मिनट हैंड थी और यहाँ पे पहुंच गई कितने टाइम में, 5 मिनट में। तो इतना एरिया इसने स्वीप किया ना मिनट हैंड ने, है ना। ठीक वैसे ही यहाँ से अगर मिनट हैंड यहाँ पे पहुंच रही है तो इतना एरिया स्वीप कर रही है। तो बोल रहे हैं अगर टाइम सेम है, अगर टाइम क्या है, सेम है, तो एरिया भी क्या होगा, स्वीप किया हुआ वो भी सेम होगा, ठीक है बच्चों। तो ये केपलर का क्या था, सेकेंड लॉ था। आई होप आपको ये दोनों के दोनों लॉज बच्चों समझ में आए होंगे, ठीक है। बाकी हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ वेरी गुड डे।